नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें हिंदी साहित्य की जड़ों तक बिल्कुल शुरुआत तक ले जाएगी। उस समय की बात करेंगे जब हिंदी भाषा और साहित्य आप कह सकते हैं अपना आकार ले रहे थे। एक ऐसा दौर जिसे हम आदिकाल कहते हैं। जी हाँ, और देखिए हम जो बात कर रहे हैं वो हिंदी साहित्य आदिकाल से रीतिकाल तक किताब के कुछ हिस्सों पर आधारित है। और हमारा मकसद है इस शुरुआती लेकिन बहुत अहम दौर को खंगालना। माहौल कैसा था, क्या लिखा जा रहा था, कौन लिख रहा था, और ये सब आज भी हमारे लिए क्या मायने रखता है। चलिए साहित्यिक अतीत की परतों को खोलते हैं। जरूर। और इस सफर को शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम सिर्फ पुरानी किताबों या कवियों की लिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम कहते हैं साहित्य का इतिहास, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, ये जानना तो वाकई अहम है। कहीं ये सिर्फ तारीखों और रचनाओं की एक लिस्ट तो नहीं। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। जैसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब मतलब उस दौर की सोच, भावनाएं। हाँ, बिल्कुल वही। लोगों की सोच, उनके एहसास, उनके सपने, उनके संघर्ष। साहित्य इन सब का एक तरह से आईना है। तो साहित्य का इतिहास हमें उस आईने में झांकने और उस समाज की आत्मा को समझने में मदद करता है। समझ गया। मतलब ये कि साहित्य को समझने के लिए उस वक्त के समाज और इतिहास को जानना जरूरी है। और बिल्कुल। और उस समाज को गहराई से महसूस करने के लिए वहाँ का साहित्य पढ़ना। हाँ, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, ये सामान्य इतिहास से इस मायने में थोड़ा अलग है कि इसका फोकस साहित्यिक रचनाओं पर होता है, शैलियों पर, विचारों पर। लेकिन ये इतिहास से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि देखिए साहित्य हवा में तो पैदा नहीं होता ना, वो उसी समाज और समय की उपज होता है। जैसे हमारे स्रोत में भी इशारा है कि मध्यकाल की कविताएं ले लीजिए, वो बाबर या अकबर के समय की राजनीतिक सामाजिक उथल पुथल की गवाही देती हैं। तो इस नजरिए से देखें तो आदिकाल यानी हिंदी साहित्य का शुरुआती दौर वो कैसा था? शुक्ल जी इसे संवत 1050 से 1375 के बीच मानते हैं। मतलब मोटे तौर पे 10वीं से 14वीं सदी। स्रोत बताते हैं कि ये राजनीतिक तौर पर बड़ी उथल पुथल का समय था। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत में कोई एक बड़ी, आप कहें केंद्रीय सत्ता, वो नहीं रही। छोटे छोटे राजपूत राज्य बन गए थे, चौहान, परमार, चंदेल वगैरह। और इनमें आपस में सत्ता के लिए लगातार संघर्ष चलता रहता था। सीमाएं बदलती रहती थीं, युद्ध तो जैसे आम बात थी। और शायद इसी माहौल ने उस दौर के साहित्य पर गहरा असर डाला होगा। वो स्रोत कहते हैं कि जिस समय से हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वो लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था। निश्चित रूप से, बिल्कुल। इसी माहौल में तो रासो काव्य पनपे। राजाओं के दरबारों में कवि होते थे, चारण होते थे। चारण यानी वो कवि जो राजाओं की वंशावली, उनके युद्ध, उनके यश का लेखा जोखा रखते थे और उसे गाकर सुनाते थे। ये कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता का खूब बड़ा चढ़ाकर बखान करते थे। चंदबरदाई का पृथ्वीराज रासो इसका सबसे मशहूर उदाहरण है। लेकिन क्या ये मान लेना सही होगा कि पूरा आदिकाल सिर्फ वीरता और युद्धों की कहानियों से ही भरा था? शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल कहा तो था, पर उन्होंने खुद भी ये माना है कि शुरू में धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। यहीं पर आदिकाल की जटिलता सामने आती है। देखिए, वीरगाथा काल नाम इसीलिए काफी विवादित भी रहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे बड़े विद्वानों का मानना था कि इसे सिर्फ वीरता तक सीमित करना ठीक नहीं है। उन्होंने ही आदिकाल नाम सुझाया, जो ज्यादा व्यापक लगता है। उनका तर्क था कि भाई इस दौर में वीरता के अलावा और भी बहुत कुछ रचा जा रहा था जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, तो वीरता के अलावा और कौन सी धाराएं थीं उस वक्त? एक बहुत मजबूत धारा थी धार्मिक और दार्शनिक साहित्य की। इसमें सिद्धों और नाथों का साहित्य बहुत अहम है। ये लोग उस समय की जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, जाति पाति थी, कर्मकांड थे, उनका विरोध कर रहे थे। सिद्ध कवि जैसे सरहपा, कण्हपा हुए, ये अपभ्रंश भाषा में लिख रहे थे। अपभ्रंश यानी उस वक्त की आम बोलचाल की भाषा, जो पुरानी प्राकृत से हिंदी जैसी नई भाषाओं की तरफ बढ़ रही थी। ये लोग सहज जीवन पर, गुरु की महिमा पर और आंतरिक साधना पर जोर देते थे। और स्रोत में जैन साहित्य का भी जिक्र है, बल्कि उसे तो सर्वाधिक संख्या में और सबसे प्रामाणिक बताया गया है। हाँ, जैन कवियों का योगदान भी बहुत बड़ा है।
उन्होंने अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में चरित काव्य लिखे, कथाएं लिखीं, रास ग्रंथ लिखे। इनमें धार्मिक सिद्धांतों के साथ साथ नीति और सदाचार की बातें होती थीं। स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र जैसे बड़े नाम इसी परंपरा के हैं और इनका साहित्य तुलनात्मक रूप से ज्यादा सुरक्षित भी रहा। अरे वाह, ये तो काफी अलग तस्वीर बन रही है। एक तरफ तलवारों की झंकार और वीरता का शोर, दूसरी तरफ सिद्धोनाथों का रहस्यवाद और सामाजिक आलोचना, और तीसरी तरफ जैन कवियों की शांति और नीति की बातें। और ये विविधता यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौर में हमें लोक साहित्य की भी मजबूत झलक मिलती है। अमीर खुसरो का नाम कौन नहीं जानता। 1253 से 1325 के आसपास उन्हें खड़ी बोली हिंदी का पहला महत्वपूर्ण कवि माना जाता है। उनकी पहेलियां, मुकर्रियां, दोहे, गजलें, कव्वालियां सोचिए आज भी लोगों की जुबान पर हैं। उन्होंने फारसी के साथ साथ आम लोगों की भाषा, जिसे उन्होंने हिंदवी कहा, उसमें लिखकर भाषा और साहित्य को लोगों के कितना करीब ला दिया। खुसरो तो वाकई कमाल थे, कवि, संगीतकार, इतिहासकार। उनकी भाषा में एक ताजगी है, एक अपनापन है जो सीधे दिल तक पहुंचता है। बिल्कुल। और एक और नाम जो इस दौर की विविधता को दिखाता है वो है विद्यापति। लगभग 1350 से 1440 के बीच बिहार के मिथिला क्षेत्र के कवि थे, जिन्हें मैथिली कोकिल भी कहते हैं। उन्होंने मैथिली भाषा में राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित इतने मधुर और गेय पद लिखे, उनकी पदावली कि वो भक्ति और श्रृंगार रस का एक अद्भुत संगम बन गए। उनकी भाषा में लोक बोली की मिठास है। अच्छा, और रासो काव्यों में भी तो शायद सिर्फ वीरता नहीं थी। मैंने पढ़ा था श्रोत में बीसलदेव रासो का जिक्र है, जिसे नरपति नाल ने लिखा। कहा गया है कि ये श्रृंगार रस का गीत काव्य है और इसमें 12 मासा वर्णन भी है। सही कहा। बीसलदेव रासो दरअसल एक प्रेम कहानी है राजा बीसलदेव और रानी राजमती की। इसमें राजमती के विरह का बहुत ही मार्मिक वर्णन है, जो 12 मासा यानी साल के 12 महीनों में प्रकृति के बदलते रूप के साथ विरहिणी की भावनाओं को जोड़कर किया गया है। तो ये दिखाता है कि रासो परंपरा में भी वीर रस के साथ साथ श्रृंगार की भी पूरी गुंजाइश थी। तो अगर हम सब मिला के देखें, चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो वीर रस वाला हो गया, नरपति नाहला का बीसलदेव रासो श्रृंगारिक है, विद्यापति की पदावली में भक्ति और श्रृंगार घुले मिले हैं, खुसरो लोक जीवन और लोक भाषा के चितरे हैं, और सिद्धनाथ जैन साहित्य अपने दार्शनिक और नैतिक पक्ष के लिए अहम है। ऐसा लगता है आदिकाल की सबसे बड़ी खासियत शायद यही है कि इतनी उथल पुथल के बावजूद इसने एक साथ कई अलग अलग आवाजों को जन्म दिया। ये सिर्फ टकराव का नहीं, बल्कि एक गहरे सांस्कृतिक मंथन का दौर था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, एकदम। इसीलिए आदिकाल नाम ज्यादा सार्थक लगता है वीर गाथा काल के मुकाबले। ये किसी एक रंग का नहीं बल्कि बहुरंगी दौर था। इसमें वीरता है तो श्रृंगार भी है, भक्ति है तो नीति भी है, रहस्यवाद है तो लोक रंग भी है। ये एक संक्रमण काल था जब पुरानी भाषाएं और साहित्यिक परंपराएं धीरे धीरे नया रूप ले रही थीं और आने वाले युगों की नींव रख रही थीं। अच्छा, भाषा की बात चली है तो श्रोतों में डिंगल और पिंगल का जिक्र आता है। ये क्या थी? क्या ये अलग भाषाएं थी? हाँ, ये अक्सर पूछा जाता है। देखिए, ये दरअसल अलग भाषाएं नहीं बल्कि काव्य शैलियां या कह लीजिए भाषा के दो रूप थे जो आदिकाल में प्रचलित थे। डिंगल मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में इस्तेमाल होती थी। इसमें अपभ्रंश और राजस्थानी का मेल था और इसकी प्रकृति थोड़ी कर्कश, थोड़ी ओजपूर्ण मानी जाती थी, इसलिए ये वीर रस के लिए ज्यादा मुफीद थी। दूसरी तरफ थी पिंगल। ये ब्रज भाषा के ज्यादा करीब थी। इसमें कोमलता थी, माधुर्य था, इसलिए ये श्रृंगार और भक्ति के पदों के लिए इस्तेमाल होती थी। जैसे चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में पिंगल का प्रयोग किया है। अच्छा, तो डिंगल और पिंगल सिर्फ भाषा का भेद नहीं बल्कि मिजाज का भी फर्क था। वाह। और छंदों के बारे में क्या? मैंने सुना है दोहा बहुत लोकप्रिय था इस जमाने में। हाँ, दोहा तो इस काल का सबसे प्रिय छंद था। सिद्धों ने, नाथों ने, जैन कवियों ने इसका खूब इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि रासो काव्यों में भी दोहे मिलते हैं। ये छोटा सा छंद है, याद रखने में आसान है और गहरी बात कहने में सक्षम है। हालांकि रासो ग्रंथों में दोहे के अलावा भी कई और छंदों का प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो में तो इतनी तरह के छंद है कि चंद्रबरदाई को छंदों का सम्राट भी कहा जाता है। वाकई,
छंदों का सम्राट। लेकिन इन रचनाओं, खासकर रासो काव्यों की प्रामाणिकता और ऐतिहासिकता पर तो हमेशा सवाल उठते रहे ना। स्रोत में भी लिखा है कि पृथ्वीराज रासो को आचार्य शुक्ल ने पूरी तरह ऐतिहासिक नहीं माना। उसमें कल्पना का अंश बहुत ज्यादा बताया। हाँ, ये आदिकालीन साहित्य, खासकर रासो काव्यों के अध्ययन की एक बड़ी चुनौती है। ये सच है। ये ग्रंथ ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं पर आधारित तो हैं, लेकिन इनमें कवियों ने कल्पना का, अतिशोक्ति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में घटनाओं को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। और तो और तिथियों, नामों और घटनाओं के विवरण में भी अक्सर गड़बड़ियां मिल जाती हैं। पर इसकी वजह क्या रही होगी? क्या ये जानबूझकर किया गया था या कुछ और बात थी? कई कारण हो सकते हैं। एक तो जैसा हमने कहा, राजाओं को प्रसन्न करने की इच्छा, जाहिर है। हाँ। दूसरे, ये रचनाएं लंबे समय तक मौखिक परंपरा में जीवित रहीं, मतलब लिखी बाद में गईं, पहले गाई सुनाई जाती थी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी गाए जाने और सुनाए जाने के क्रम में इनमें बदलाव आते गए, नई चीजें जुड़ती गईं। जब बाद में इन्हें कभी लिखा गया तो ये मिलावटें भी स्थायी हो गई, इसीलिए इन्हें शुद्ध ऐतिहासिक दस्तावेज मानना मुश्किल है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है, तो फिर इनका महत्व क्या है? इन्हें क्यों पढ़ा जाए? बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, इनका महत्व शायद ऐतिहासिक सच्चाई बताने में उतना नहीं है जितना उस युग की चित्तवृत्ति यानी सोच और भावनाओं को दर्शाने में है। ये ग्रंथ हमें बताते हैं कि उस समय के लोग वीरता को कैसे देखते थे, उनके लिए प्रेम और सौंदर्य के क्या मायने थे, समाज में कौन से मूल्य अहम माने जाते थे। ये उस दौर की साहित्यिक पसंद, भाषा के विकास और काव्य शैलियों के प्रयोग का भी प्रमाण है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने आने वाले समय के साहित्य के लिए जमीन तैयार की। जैसे सिद्धों और नाथों के विचारों में हमें निर्गुण भक्ति के शुरुआती बीज दिखते हैं, जो आगे कबीर जैसे संतों के यहाँ पूरी तरह खिले। विद्यापति की पदावली ने कृष्ण भक्ति काव्य की परंपरा को बहुत प्रभावित किया। रासो काव्यों की वीरता और श्रृंगार की परंपरा भी बाद के साहित्य में किसी न किसी रूप में जिंदा रही। सोचिए, आज हम इतिहास की किताबों से शायद इन राजाओं के नाम पढ़ते हैं, पर उस जमाने में तो ये कवि ही थे जो उनकी कहानियों को, उनकी यादों को जिंदा रखते थे। यानी इनका साहित्यिक और सांस्कृतिक मूल्य इनके ऐतिहासिक मूल्य से कहीं ज्यादा है। ये हिंदी साहित्य की नींव के पत्थर हैं, ऐसा कह सकते हैं? निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये रचनाएं हमें बताती हैं कि हमारी भाषा और साहित्य की जड़ें कितनी गहरी और कितनी विविध हैं। अच्छा, एक और बात, इस दौर की समय सीमा को लेकर भी विद्वानों में कुछ मतभेद रहे हैं क्या? जैसे शुक्ल जी की समय सीमा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की समय सीमा में शायद थोड़ा अंतर है। हाँ, थोड़ा अंतर है, और इसकी वजह भी वही है जिनके बारे में हमने बात की। रचनाओं के सही समय का पता न होना, साहित्यिक प्रवृत्तियों का धीरे धीरे बदलना, और किस विद्वान का फोकस किस पहलू पर ज्यादा है। देखिए, कोई भी साहित्यिक युग किसी एक तारीख को अचानक शुरू या खत्म नहीं होता। ये तो एक प्रवाह है। शुक्ल जी ने शायद वीर रचनाओं की प्रमुखता को ज्यादा महत्व दिया, जबकि द्विवेदी जी ने समग्र साहित्यिक विकास और भाषा के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखा। इसीलिए थोड़ी भिन्नता दिखती है, पर मोटे तौर पर 10वीं से 14वीं शताब्दी का कालखंड ही आदिकाल माना जाता है। और नामकरण को लेकर तो बहुत सारे नाम सुझाए गए थे। शायद वीर गाथा काल, आदिकाल, चारण काल, सिद्ध सामंत युग, बीज वपन काल। लगता है हर नाम के पीछे एक अलग नजरिया छिपा है। बिल्कुल, हर नाम उस दौर की किसी न किसी खास विशेषता को उजागर करने की कोशिश करता है। वीर गाथा काल वीरता पर जोर देता है, चारण काल दरबारी कवियों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, सिद्ध सामंत युग उस समय की दो प्रभावी शक्तियों, धार्मिक सिद्धों और राजनीतिक सामंतों के असर को दिखाता है, बीज वपन काल इसे हिंदी साहित्य के अंकुरण का दौर मानता है। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, आदिकाल नाम सबसे ज्यादा स्वीकार्य हुआ क्योंकि ये सबसे ज्यादा समावेशी है और इस दौर की जो बहुरंगी प्रकृति है उसको अपने आप में समेट लेता है। ये सारी चर्चा दिखाती है कि आदिकाल कोई सीधा सरल एक रंगा दौर नहीं था, बल्कि काफी जटिल और बहुरंगी था। और इसे समझना हिंदी साहित्य की पूरी आगे की यात्रा को समझने के लिए बहुत जरूरी है। एकदम सही कहा आपने। संक्षेप में अगर कहें तो आदिकाल हिंदी साहित्य की बुनियाद है, उसकी नींव का पत्थर है। ये एक ऐसा मिला जुला जटिल दौर था
जहाँ उथल पुथल के बीच भी साहित्य की कई धाराएं एक साथ बह रही थीं। वीरता थी, श्रृंगार था, भक्ति थी, नीति थी, रहस्यवाद था और लोक रंग भी था। रासो काव्यों का ओज, सिद्धों नाथों जैनों का चिंतन, खुसरो की लोक भाषा की मिठास और विद्यापति का माधुर्य, ये सब मिलकर आदिकाल की एक समृद्ध तस्वीर बनाते हैं। और भले ही कुछ रचनाओं की ऐतिहासिकता पर सवाल हो, पर उनका साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व निर्विवाद है। इसी नींव पर आगे चलकर भक्ति काल और रीति काल जैसे शानदार युगों की इमारत खड़ी हुई। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाती हूँ। आदिकाल में हमें वीरता, अध्यात्म और लोक संस्कृति का जैसा मिला जुला रूप दिखता है, वो हमें शायद इतिहास को देखने का एक नया नजरिया दे सकता है। अगर हम इतिहास को सिर्फ राजाओं, उनकी लड़ाइयों और तारीखों के चश्मे से ना देखकर उस दौर के साहित्य, कला और लोक परंपराओं की नज़र से देखें, तो क्या भारतीय पहचान या हमारे अतीत की हमारी समझ कुछ ज्यादा गहरी, कुछ ज्यादा मानवीय और विविध नहीं हो जाएगी? इस पर विचार कीजिएगा।